नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है फीमेल इन्फेंटिसाइड किन कानूनों के द्वारा कम हो सकता है। मतलब कि कौन से कानून यदि गैजेट में छपे, यानी सरकार राजपत्र जिसके आधार पर कलेक्टर आदि अधिकारी काम करते हैं, तो कौन से कानून वगैरह गैजेट में छापने से फीमेल इन्फेंटिसाइड स्त्री भ्रूण हत्या कम हो सकती है, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो पहला जो ड्राफ्ट मैंने प्रपोज किया है वो है MRCM। ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm rahulmehta.com/301.htm। उसके चैप्टर 5 में मैंने MRCM ड्राफ्ट डिस्क्राइब किया है। 4-5 पेज का ड्राफ्ट है। वो ड्राफ्ट गैजेट में छप जाए तो कुछ ही महीनों में स्त्री भ्रूण हत्या कम हो जाएगी। कैसे, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्त्री भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो ये कहते हैं कि रीजन इज कल्चर, वो एकदम बकवास बात है, 100% बकवास बात है। इसका कल्चर से कोई लेना देना नहीं। जो वास्तविकता है कि जो वृद्ध व्यक्ति है भारत में, उसका जीना बहुत ही मुश्किल है। रोड क्रॉस करना हो, या सब्जी लानी हो, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, या अस्पताल जाना हो, बस में जाना हो, रिक्शा में जाना हो, एक वृद्ध व्यक्ति का या अपाहिज व्यक्ति का जीवन नर्क से भी बदतर है। जितना भी हम कहें कि यहाँ सम्मान होता है, ठीक है, सम्मान होता है व्यक्तिगत स्तर पे, पर एक बार आप रोड पे चल के देखो किसी भी पश्चिम के देश में, अमेरिका या यहाँ तो यहाँ भी कहूँगा अफ्रीका के देशों में, तो वृद्ध का जीवन यहाँ नर्क से बदतर है। इसलिए हर एक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, पति या पत्नी, यदि बहुत अमीर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 नौकर रख सकता है अपनी वृद्धावस्था में। पर बाकी वो सोचता है कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मैं सड़क कैसे क्रॉस करूंगा, घर में सब्जी कौन लाएगा, मतलब उसे सहारे की जरूरत होती है। और ओल्ड एज होम या सोशल सिक्योरिटी भारत के बुद्धिजीवियों ने खड़ी होने नहीं दी। इसलिए उन्हें पुरुष संतान की लालसा होती है। और क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये ट्रेडिशन है कि शादी के बाद लड़की है वो अपने पति के घर जाएगी। तो जो वृद्ध, तो व्यक्ति सोचता है कि भाई बुढ़ापे में मेरी देखरेख कौन करेगा, इसलिए उसे पुरुष संतान की इच्छा होती है। अब 1980-1985 से पहले तो करीब करीब दुनिया में ये इम्पॉसिबल था पता लगाना कि जो गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। ये सोनोग्राफी का दाम गिरा 1980 के आसपास, 1975-80 के आसपास। उससे पहले तो वैसे भी मुश्किल था। तो 1980 से पहले तो भ्रूण हत्या वैसे भी पूरी दुनिया में कम होती थी। पश्चिम में जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतनी अच्छी है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ की इतनी अच्छी है कि जो व्यक्ति है वो उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि वृद्धावस्था में मेरा क्या होगा, सरकार मुझे संभालेगी। वहाँ पे ओल्ड एज होम है, वो काफ़ी अच्छे हैं। मैं खुद वहाँ पे ओल्ड एज होम में गया था, काफ़ी डिसेंट होता है, खाना पीना रहना, उनको गार्डन में घूमना जाना हो, ओल्ड एज होम के आसपास ही गार्डन होता है, हर तरह की व्यवस्था थी वहाँ पे। रेसिडेंट डॉक्टर भी होता है। तो अब इसलिए पुरुष संतान की लालसा, इसके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। उसका उपाय क्या है कि यदि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत हो, कि हर एक व्यक्ति को हो कि भाई मेरे कि मुझे वृद्धावस्था में भी आय रहेगी मेरी, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और मैं अकेला जी सकूंगा वृद्धावस्था। अकेला यानी कि अच्छे ओल्ड एज होम्स हो, तो अपने आप पुरुष संतान की लालसा है वो कम हो जाएगी। वो सारी चीजें तो कानून, मतलब किस तरह से खड़ी करना, वो एक्टर लोगों के उनका नेचर में नहीं होता। ऐसा नहीं कहता कि उनके बस में नहीं, उनका नेचर में नहीं होता। उनको इमोशनल और लोगों को गालियां देना और लोगों को नीचा दिखाना कि आम पब्लिक खराब है, उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि लोगों को नीचा दिखाना। इसलिए बोल दिया कि इसका कारण कल्चर है। तो कौन से कानून से सोशल सिक्योरिटी सिस्टम शुरू होगी? तो MRCM का कानून कैसे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम खड़ी करता है?
तो यहाँ पे MRCM में जो मिनरल रॉयल्टी है, सरकार की जमीन का किराया है और स्पेक्ट्रम का रॉयल्टी है, वो सीधा सिटीजन के खाते में जमा होता है। और इससे एक लाइफ लॉन्ग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम शुरू होती है। दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्यक्ति की उम्र यदि 60 साल से ज़्यादा है तो उसे 33% ज़्यादा मिलेगा, और उसकी उम्र यदि 75 साल से ज़्यादा है तो उसे 66% ज़्यादा मिलेगा, और 80 साल के बाद उसे डबल मिलेगा। तो एक लाइफ लॉन्ग इनकम की गारंटी उसको है कि यदि उसको जब तक जिएगा मिनरल रॉयल्टी का पैसा उसे मिलेगा, यानी भूखमरी की स्थिति कभी नहीं आएगी। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो पैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। अब इससे पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे कंट्रोल में आएगा MRCM के कानून में? तो सेक्शन 5.12 में मैंने कानून का ड्राफ्ट दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ड्राफ्ट आप पढ़िए, क्योंकि ये ड्राफ्ट 8th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर मैं उसको एक व्याख्यान की तरह या किस्से कहानी जितना सरल भी नहीं बना सकता। थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी रहेगी। दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी आएगी। तो इस ड्राफ्ट का जो सेक्शन 4.9 है, क्लॉज 4.9, वो इस तरह से है कि यदि व्यक्ति को एक भी संतान नहीं है 25 साल की उम्र में तो उसे 33% ज़्यादा मिलेगा, यानी इससे प्रेगनेंसी डिले होगी और इससे पॉपुलेशन है वो कंट्रोल, पॉपुलेशन का कंट्रोल और अच्छा होगा। और यदि उसको 2 से ज़्यादा लड़के हैं तो 33% कम मिलेगा, और 3 से ज़्यादा लड़के हैं तो 66% कम मिलेगा। तो यहाँ पे भय आता है कि वो स्त्री भ्रूण हत्या नहीं कराएगा। तो इसके लिए मैंने लिखा है, मैंने जो प्रपोज किया है क्लॉज में वो इस तरह से है कि यदि उसे 2 लड़कियां और 1 लड़के हैं तो उसको वही मिलेगा जितना कि उसे 2 लड़के हैं। यानी, और पूरा मैं क्लॉज पढ़ता हूं कि will decrease by 33% if he has more than 2 daughters, 1 son, or 1 daughter, 1 son, or 2 sons or 3 daughters। यानी 3 लड़कियों तक उसका कोई पेमेंट कम नहीं होगा, या तो 2 लड़की और 1 लड़का है तो भी पेमेंट कम नहीं होगा, और 1 लड़का या 1 लड़की है तो भी उसका जो MRCM की इनकम है वो कम नहीं होगी, और उसके बाद उसकी इनकम 33% कम होगी और बाद में 66% कम होगी। यानी कि व्यक्ति के पास यदि उन्हें ऑलरेडी 1 लड़की है और उसके बाद उन्हें पता भी चल जाए, मान लो फ्री में बता दिया कि जो दूसरा संतान होने वाला है वो लड़का या लड़की है, तो भी उसे स्त्री भ्रूण हत्या कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो MRCM उसे लाइफ लॉन्ग सोशल सिक्योरिटी दे रहा है, और दूसरा यदि उसको 2 लड़कियां हैं तो तीसरे संतान के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। तो अपने आप ये कानून से लाइफ लॉन्ग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आने से जो पुरुष संतान की लालसा या पुरुष संतान की जो मटेरियल नीड है, सवाल सिर्फ लालसा का नहीं है, जो मटेरियल नीड है वो कम हो जाएगा। दूसरा मैंने जो कानून प्रपोज किया है वो है ओल्ड एज होम बड़े पैमाने पे शुरू करना। किस तरह से शुरू हो सकता है? वो वेल्थ टैक्स के कानून के द्वारा। आज ओल्ड एज होम शुरू करने में सबसे बड़ी लागत कहाँ आती है? जमीन की कॉस्ट। जमीन की कॉस्ट ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि अपर मिडिल क्लास के आदमी को भी, जो मान लो महीने की जिसकी सैलरी, साल की सैलरी 6-8 लाख है, उसके लिए भी मकान खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो ओल्ड एज होम जिसको शुरू करना हो तो उसके लिए तो कीमत आसमान से ऊपर हो गई है। तो ये जमीन की कीमत जितनी जल्दी कम होगी उतनी बड़ी संख्या में ओल्ड एज होम शुरू होंगे, तो पुरुष संतान की जरूरत है वो कम हो जाएगी। जमीन के दाम कैसे कम हो सकते हैं उसका मेरा दूसरा वीडियो है वेल्थ टैक्स के ऊपर, और ये जो रेफरेंस मेरे मटेरियल है 301.pdf 301.htm, उसमें चैप्टर 25 मैंने वेल्थ टैक्स रखा है। इसके पश्चात स्त्री भ्रूण हत्या की जो समस्या है, एबॉर्शन, सिलेक्टिव एबॉर्शन, सिलेक्टिव एबॉर्शन यानी कि सोनोग्राफी करते समय डॉक्टर या जो रेडियोलॉजिस्ट है
वो गैर कानूनी तरीके से बता देते हैं कि स्त्री संतान है या पुरुष संतान है, वो कैसे रोकी जा सकती है, कम की जा सकती है। तो प्रथम तो वो अभी जो कानून बना है उससे जरा भी कम नहीं हुआ पिछले 5 साल में, 10 साल में। ये सब बकवास है। जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ पिछले 8 साल में, 10 साल में इंप्रूव हुआ। वो क्यों इंप्रूव हुआ? क्योंकि संख्या इतनी कम हो गई कि डॉरी की जो दहेज की समस्या थी वो कम हो गई, और काफी कम्युनिटी में रिवर्स डॉरी यानी लड़के को या लड़के के माता पिता को पैसा देना पड़ता है, रिवर्स डॉरी की प्रथा शुरू हो गई। इसलिए संख्या इतनी कम हो गई, इसलिए अब इंप्रूवमेंट हो रहा है, न कि कानून की वजह से। कानून का रत्ती भर का फर्क क्यों नहीं पड़ा या क्या फर्क पड़ा वो भी मैं बाद में बताऊंगा। कि जिस तरह से ये सेक्स सिलेक्शन बताया जाता है, कैसे बताया जाता है कि रेडियोलॉजिस्ट है वो सोनोग्राफी करता है, उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट कुछ नहीं बोलेगा, हॉस्पिटल का स्टाफ भी कुछ नहीं बोलेगा। वो हॉस्पिटल में 1-2 आदमी ऐसे रखते हैं जो कि हॉस्पिटल के सैलरी लिस्ट पे भी नहीं होते, यानी कोई सबूत नहीं मिलेगा। रेडियोलॉजिस्ट है वो बात में बता देगा कि आपको एक्स्ट्रा चेकिंग कराना हो तो 1000 रुपये लगेगा, जैसे वो आदमी की कैपेसिटी 500, 1000 जो भी उसको लगे वो बोल देता है। और उसके बाद एक आदमी बाहर जाएगा, वो 500 और 1000 रुपये लेगा, और उसके बाद वो 2 ही शब्द बोलेगा, जय लक्ष्मी या जय हनुमान या जय दुर्गा या जय गणेश या कुछ बोलेगा, जिससे ये कम्युनिकेट हो गया कि घर में जो संतान है वो लड़का या लड़की। यानी इतने अनप्रूवेबल तरीके से करते हैं कि ये कानून का असर क्या पड़ा। फाइनली कानून का असर इतना ही पड़ा कि ये पूरा जो सेक्स डिटेक्शन का बिजनेस था वो पुलिस और एमएलए के रिश्तेदार रेडियोलॉजिस्ट के पास में आ गया। यानी पहले जब ये कानून नहीं था तो सारे रेडियोलॉजिस्ट ये धंधा करते थे, और कानून आने के बाद जो बड़े एस्टैब्लिश दवाखाने उन्होंने तो बंद कर दिया, और जो छोटे रेडियोलॉजिस्ट थे उनमें से जिनका रिश्तेदार डीवाईएसपी है या उस एरिया का पीआई है या एसपी है, उस एरिया का एमएलए है, उसने ये बिजनेस टेक ओवर कर लिया पूरा, और बाकी सबका बिजनेस ये सेक्स डिटर्मिनेशन का बिजनेस का बंद हो गया। तो रेडियोलॉजिस्ट कि एक कम्युनिटी से कोई बड़ी कंप्लेंट क्यों नहीं मिली कि मान लो एक रेडियोलॉजिस्ट साल का और महीने का मान लो 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन के बिजनेस में उसको महीने के 10-20 हजार और मिल रहे थे। वो 10-20 हजार अब किसके हाथ में चले गए? जो आदमी, जो रेडियोलॉजिस्ट पुलिस का या एमएलए का रिश्तेदार है। पर आप स्टैटिस्टिक्स देख लो तो पहले सेक्स रेशियो एट बर्थ 930 था, आज वो इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा 940 हुआ, पर वो इम्प्रूव इसलिए हुआ क्योंकि दहेज प्रथा कम हो गई और रिवर्स डॉरी की ट्रेडिशन शुरू हो गई, इसलिए, न कि ये सारे कानूनों की वजह से। फिर भी मैं ये नहीं बोलता कानून नहीं होने चाहिए, ये कानून को मैं सपोर्ट करता हूँ, इसमें मैं एक इम्प्रूवमेंट रखने की बात कर रहा हूँ कि सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में यदि कोई रेडियोलॉजिस्ट पकड़ा जाता है तो उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब ये जो नौटंकी करने वाले बॉलीवुड के हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, ये नार्को टेस्ट की सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसका स्पष्ट विरोध कर रहे हैं। मुझे कैसे पता चला? आप यदि ये कलाकारों के, मतलब जिनकी 2 टके की कीमत नहीं है, जहां तक देश सुधारने की बात आती है, आर्टिस्ट हैव ऑलवेज बीन अ लायबिलिटी पूरी दुनिया में। कवि सबसे बड़ा लायबिलिटी होता है, कलाकार और इसमें नौटंकी करने वाले तो सबसे बड़े लायबिलिटी होते हैं। उनके शो के में कुछ एक्टिविस्ट लोग इन्वॉल्व थे जो कि अन्ना के ग्रुप से हैं, और मैं उनसे लोकपाल के कानून के संदर्भ में संपर्क में आया था। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे नाम नहीं दिया था, तो मैंने बोला कि ये इस बात को मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ कि जो रेडियोलॉजिस्ट स्त्री भ्रूण हत्या के केस में पकड़ा जाता है उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि और रेडियोलॉजिस्ट के भी नाम बाहर आए, उसको पता होता है कि कौन कौन रेडियोलॉजिस्ट उस एरिया में या आसपास के एरिया में कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप ये टीवी शो में, तब उन्होंने बताया नहीं था कि कौन से टीवी शो के लिए वो काम कर रहे हैं, तो मैंने पूछा कि आप जिस टीवी शो के लिए बात कर रहे हैं आपको कॉन्फिडेंशियल रखना करो, मुझे कोई नाम जानने की जरूरत नहीं, उसमें आप ये नार्को टेस्ट की बात रख सकते हो। तो कुछ एक दिन बाद फिर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने नार्को टेस्ट की बात से साफ मना कर दिया कि ऐसे केस में नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए।
अब क्यों नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं, वो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि वो क्यों नार्को टेस्ट का विरोध कर रहे हैं। कि स्त्री भ्रूण हत्या के केस में अपने आप को बहुत बड़े समाज सुधारक दिखा रहे हैं, और जब ये एक सामान्य सजेशन कि स्त्री भ्रूण हत्या के केस में जो डॉक्टर पकड़ा जाता है, रेडियोलॉजिस्ट पकड़ा जाता है, उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए, उस दरखास्त का वो विरोध कर रहे हैं। उसके बिना ये रुक नहीं सकता। ये फास्ट कोर्ट ट्रैक और ये सब नाटक है। भाई सबूत ही नहीं है तो आप क्या फास्ट ट्रैक या स्लो ट्रैक में क्या उखाड़ लोगे? वो क्या रेडियोलॉजिस्ट बेवकूफ है कि वो लेटर हेड पे लिख के देगा कि लड़का या लड़की है और उसके ऊपर अपना स्टैंप लगाएगा और अंगूठे का निशान लगाएगा? बहुत कुछ बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो कभी कभी पकड़े जाते हैं। बाकी 99% लोग इसी तरह से काम करते हैं कि रेडियोलॉजिस्ट कुछ नहीं बोलेगा, हॉस्पिटल का स्टाफ का आदमी भी कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको बता देंगे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के 500-1000 रुपए लगे, तो वो क्या सबूत बना? और बाहर आके एक आदमी जय अम्बे या जय हनुमान या ऐसा कोई शब्द बोलेगा जिससे कम्युनिकेट किया जाता है। तो नार्को टेस्ट यदि उस आदमी का हो जिस आदमी ने जय अम्बे या जय हनुमान किया, तो पूरी बात बाहर आएगी कि भैया किसने बोला था तुझे जय हनुमान बोलने का या जय अम्बे बोलने को, और उससे पूरे सबूत एक के बाद एक बाहर आएंगे। और इससे एक आध दो आदमी को जब जेल होगी कि उसने जय अम्बे या जय हनुमान बोला था और उसको जेल हो गई, तो उसके बाद ये लोग जय अम्बे और जय हनुमान बोलना बंद कर देंगे। तो ये मैं फिर से मैंने जो कानून की दरखास्त दी है मैं उसको समराइज करता हूं कि सबसे पहले जो पुरुष संतान का मटीरियल नीड है कि वृद्ध व्यक्ति का जीवन नारकीय है। क्यों? क्योंकि आर्थिक असलामती, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी खास करके लोअर क्लास में बहुत ज्यादा है। अपर मिडिल क्लास तो ठीक है, उसके पास इंश्योरेंस होता है, इतना सारा पैसा होता है, और तो ये कम करने के लिए एमआरसीएम का कानून के हर एक वृद्ध व्यक्ति को मिनरल रॉयल्टी, सरकार की जमीन का किराया और वो सीधा मिले। दूसरा, बड़े पैमाने पे अच्छे ओल्ड एज होम शुरू करना जिसके लिए वेल्थ टैक्स का कानून लाया जाए ताकि जमीन के दाम कम हो। और तीसरा, स्त्री भ्रूण हत्या के केस में पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब जहां तक ये नौटंकी करने वाले बॉलीवुड लोगों का सवाल है, तो मैं टैक्स के कानून के बारे में बात करूंगा कि ये लोग मॉरिशस में, मलेशिया में और यहाँ पे शूटिंग करने क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि यदि कोई आदमी हिंदुस्तान के बाद 185 दिन, साल के 365 दिन में से यदि वो 185 डेज देश के बाहर रहता है, तो वो अपने आप को एनआरआई बोल सकता है। यदि 183 से कम दिन वो बाहर रहता है तो वो अपने आप को एनआरआई नहीं बोल सकता। तो एनआरआई लेवल का फायदा क्या है कि एनआरआई लेवल, यदि मैं एनआरआई नहीं हूं और मुझे डॉलर में इनकम होती है, $1 लाख की इनकम होती है, यानी 50 लाख, तो मुझे 50 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं एनआरआई हूं और मुझे मॉरिशस में या मलेशिया में या किसी ऐसे, मॉरिशस में मुझे 50 लाख, $1 लाख की इनकम हुई, तो मुझे उस पर कोई टैक्स नहीं भरना। इसलिए ये मॉरिशस में इसलिए शूटिंग करते हैं ताकि उन्हें एनआरआई स्टेटस मिले, और एनआरआई स्टेटस मिलने से उन्हें टैक्स जो विदेश, जो डॉलर में उनकी इनकम होती है, जो फॉरेन टेरिटरीज होती है, कोई भी पिक्चर यूएस में या वहां पे चलती है तो वो उनको पेमेंट डॉलर में मिलता है, तो वो अपने आप को किसी मॉरिशस की कंपनी का एम्प्लॉय बता देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि ये सैलरी उनको मॉरिशस की कंपनी से मिली, तो वहां पे 1-2% इनकम टैक्स वो दे दिया, और इंडिया पे उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो टैक्स बचाने के लिए ये बॉलीवुड वाले मॉरिशस, मलेशिया की जगह शूटिंग करते हैं। और एक मैंने ये भी सुना है, ये मैं वेरीफाई करना बाकी हूँ, कि यदि कोई आदमी एनआरआई है और यदि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ किसी स्टेट गवर्नमेंट के असाइनमेंट पे काम करता है, तो जितने दिन उसने काम किया वो 180 डेज बाहर था ऐसा वो क्लासीफाई कर सकता है, उसके काउंट करना। मैं तो बाहर रहना चाहता पर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के काम से भारत में आया था, तो मैंने एक दरखास्त रखी है कि जितने भी भारत में करदाता है उनमें से कितने लोगों का स्टेटस एनआरआई स्टेटस है, वो लिस्ट वेबसाइट पे रखनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि उनकी इनकम कितनी है या वो सब बाद में बात करेंगे, लेकिन कितने एक्टरों ने या कितने समाज सेवकों ने अपना टैक्स बचाने के लिए उन्होंने एनआरआई स्टेटस लिया है, ये बात हमें वेबसाइट पे रखनी चाहिए। ऐसी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिमांड करनी चाहिए। तो आप दो चीज पे फॉलो कीजिए कि भाई जो नामी हस्तियां, सारी हस्तियां एनआरआई स्टेटस जिन्होंने फाइल किया है इनकम टैक्स में, क्या उनका नाम वेबसाइट पे आना चाहिए?
फिर बाद में पता लगाएंगे कि उनके एनआरआई स्टेटस की वजह से कितना इनकम टैक्स का नुकसान गया। और दूसरा कि स्त्री भ्रूण हत्या के केस में जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर या चपरासी पकड़ा जाता है उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए या क्यों होना हो, मैं मानता हूं होना चाहिए, पर जो लोग इसके विरोध में उनसे पूछे कि क्यों उसका आप विरोध कर रहे हैं। और इससे मैं और आपको कहूंगा कि यदि आपको स्त्री भ्रूण हत्या सचमुच में अटकानी है तो पब्लिक में नार्को टेस्ट जरूरी है। धन्यवाद।